हाँ भाई सभी लोग देखें ध्यान से, सभी लोग देखें। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं भाई कि दो तरह के हमने फोर्सेस देखे, एक बार फ्रिक्शन को देखा और एक बार हमने ग्रेविटी के फोर्स को देखा। तो दोनों में क्या हो रहा है भाई, एक बार इसमें कितना भी टोटल वर्क डन देखो तो ये क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। और भाई इसमें टोटल वर्क डन देखो तो क्या आ रहा है भाई, ये कुछ निगेटिव आ रहा है ना। तो चलिए आप लोग चैट में टाइप करके मुझे बताओ कि अभी तक आपको किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है अभी तक की बात में, जिस तरह मैंने आपको बताया, एनी प्रॉब्लम दैट? फास्ट फास्ट सभी लोग। एवरीवन 1010 कुछ तो लिखिए फास्ट सभी लोग। ओके ओके, चलिए कुछ डाउट नहीं है तो मैं एक डाउट क्रिएट करता हूँ, है ना। आप समझिए मैंने क्या डाउट क्रिएट किया है आपके लिए। देखिए ध्यान से सभी लोग। तो तीन बच्चे किधर गायब हो गए ना, अभी देखिए ध्यान से। सो मैंने आपको एक बात बताई कि एक जो फोर्स था वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है और ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। दो फोटो मैंने आपको बना के बताया। कौन कौन से दो फोटो बना के बताया भाई, तो एक ऐसा टेढ़ा मेरा फोटो बना के बताया, एक फोटो मैंने आपको ऐसा बना के बताया, है ना, और एक फोटो ऐसा बना के बताया। तो अभी दोनों में क्या हो रहा है भाई, वर्क डन सेम आ रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो mg फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स है, या फिर जो आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो क्या कर रहा है भाई, वो इसका जो वर्क डन है, जिससे मैं आपको बताऊं कि कंजर्वेटिव फोर्स, जो हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, इनका वर्क डन जो होता है, इनका वर्क डन, ये डजंट डिपेंड ऑन पाथ टेकन, है ना। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे ऐसे आप टेढ़ा मेढ़ा पाथ बना दो, एकदम ऐसे सीधा पाथ बना दो, करेक्ट। इसमें इसमें भी आपका ये mg आएगा और इसमें भी आएगा आपका mg आएगा, है ना। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे ये आपका ब्लॉक है ना, सॉरी, ये आपका पाथ है, दिस इज हेयर ए, दिस इज हेयर बी एंड दिस इज सी, करेक्ट। सो मैंने अभी ये बोला कि अभी इसको क्या करो भाई, ए से सी आप इधर से इधर लेके जाओ, तो वो आपका जो वर्क आता है वो कितना आता है, फिर से माइनस mg, है ना। बट मैंने अभी आपसे ये कहा कि चलो आप भाई पार्टिकल को ए से लेके बी जाइए और बी से लेके सी जाइए, तब देखते हैं आपका वर्क कितना आता है। तो देखो भाई यहाँ से वर्क, जब इस ब्लॉक को ए से लेके सी तक गए तो क्या है भाई, आपका एमजीएच है। तो आप मुझे जरा ये बताओ टाइप करके कि अब इसको ए से लेके बी से लेके सी तक जाएंगे तो वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा क्या? यस, ए से लेके बी से लेके सी तक है तो क्या सेम आएगा? अभय बोल रहे हो, वास्तव भी बोल रहे हो, सभी लोग प्लीज कम पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, सभी लोग फास्ट फास्ट। क्या वर्क डन सेम आएगा नहीं आएगा, क्या लग रहा है आपको, जस्ट बता दो। सब लोग बोल रहे सेम नहीं आएगा ना, कॉन्फिडेंट है भाई, बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कि यानी कि मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो रहा है आपके हिसाब से। तो चलिए मैं वर्क डन कैलकुलेट करके देखता हूँ, तो देखिए से। सो वर्क डन आपने ए से लेके सी तक कैलकुलेट किया तो सिंपली आ गया आपके पास माइनस mgh, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं, करेक्ट। चलिए ए से लेके बी से लेके सी तक जाते हैं ना, और ये हाइट कितनी है भैया, अब यहाँ पे h है। तो ना देखिए, ए से लेके बी तक पढ़ के मैं जा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और ये पार्टिकल कभी आपका ऐसा है। तो अभी देखिए यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है नीचे, mg। हाँ डिस्प्लेसमेंट भाई कुछ ऐसे है भैया, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है। आप जरा बताइए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल है, कितना है भाई एंगल, कितना है जी, एंगल कितना है, एंगल है 90। तो ए और बी के बीच में कुछ वर्क डन होगा क्या, ए और बी के बीच में वर्क डन होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ, करेक्ट, वेरी गुड, नहीं हुआ ए और बी के बीच में वर्क डन। नाउ अभी देखिए ये जो पॉइंट बी है,
ये पॉइंट बी है और ये क्या है भाई, पॉइंट सी है। ये है बी और ये पॉइंट सी, हाइट कितनी है h। अभी बताइए बी से लेके सी तक गए तो अभी कितना आएगा वर्क डन, फिर से आ जाएगा भाई ये -mg। करेक्ट। तो चलिए अभी यहाँ पे भी हमने देखा तो क्या आ गया भाई, फिर से वर्क डन आ गया हमारा -mg। करेक्ट। तो यानी कि अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि अब पार्टिकल को कैसे भी घुमा के लेके जाओ तो उसका वर्कन क्या आना है भाई, सेम ही आना है। उसका वर्कन कितना आना है भाई, सेम आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो हमने देख लिया यहाँ पे, इस बात को प्रूव कर दिया कि पार्टिकल को अगर आप ए से लेके सी जाओ डायरेक्टली, या फिर आप पार्टिकल को ए से बी से ऐसे लेके जाओ, करेक्ट, ऐसे लेके जाइए, ऐसे लेके जाइए, या फिर आप इसको ऐसे लेके जाओ, तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो क्या रहेगा भाई, वो रहेगा आपका सेम। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। करेक्ट। तो इससे प्रूव हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इतने सारे एग्जांपल बता दिए। अभी चलिए हम क्या करेंगे, दोनों को सिलसिलेवार अच्छी तरीके से हम लिख लेंगे। तो दोनों तरफ हम एक लाइन खींच लेंगे और एक तरफ हम लाइन करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरी तरफ हम लिखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो नाउ कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका नेट वर्क डन क्या हो भाई, जीरो हो, फॉर ए क्लोज्ड पाथ। सो लिखेंगे फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस work done in a closed path, work done in a closed path is zero. For example, ये वाला एग्जांपल लिख देंगे। क्या है भाई, आपके पास एक ये ब्लॉक है, एक वेज है, इस वेज पे आप मास एम को एक बार ए से लेके बी तक जा रहे हो, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। ए से लेके बी तक गए तो वही वर्क होगा, और बी से लेके ए तक आए तो भी वही वर्क डन होगा। अच्छे से लिख दूं मैं इसको। ओके, तो ये वर्क डन क्या आ गया भाई, बराबर हो गया। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है भाई, सो द नेट वर्क डन इज नॉट जीरो। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने। तो ऐसे लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम पाथ ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम पाथ बी टू ए इज इक्वल टू जीरो। ये स्टेटमेंट का ये मतलब हो। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे भाई, इसमें लिखेंगे नेट वर्क डन इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो। जीरो नहीं होता है, क्या होता है भाई, ये असली में नेगेटिव होता है। एग्जांपल क्या लेंगे, एग्जांपल लेंगे आप फ्रिक्शन फोर्स का। तो यहाँ पे क्या है भाई, फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट म्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे W नेट आया आपके पास, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, क्या आ रहा है भाई हमारे, ये नेगेटिव आ रहा है। और कैसे नेगेटिव आ रहा है मैंने आपको करके बता दिया है ना। अभी आप यहाँ पे करके लिख लीजिएगा इसको एकदम अच्छे तरीके से। ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में नेट वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में नेट वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट जीरो। ओके, करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखते हैं हम। सो पॉइंट नंबर टू मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये अच्छे से भी ये बात भी बताई थी कि अगर मान लीजिए सिस्टम पे किया गया नेटवर्क है ना, अगर आप सिस्टम पे क्या करते हैं भाई, नेटवर्क अगर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या किया भाई आपने, इस सिस्टम की एनर्जी को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है, चेंज नहीं किया है।
नहीं आपने उसको इंक्रीज किया है, नहीं उसको आपने डिक्रीज करा, करेक्ट। सो यहाँ पे लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस conserves the total energy of a system, the total energy of a system, या फिर ये टोटल एनर्जी से जो है, इस टोटल एनर्जी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस कंजर्व्स द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी। ओके, वेयर एज आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस में, वेयर एज non-conservative forces, whereas non-conservative forces reduces the total energy of the system, reduces the total energy of a system। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी को क्या करते हैं भाई, ये रिड्यूस कर देते हैं, करेक्ट। तो हमने देखा कि जो भी आपका जो वर्क करना निकालो, आपने जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क करना है, तो वहां पे क्या आ रहा है भाई, वो निगेटिव ही आ रहा है, करेक्ट। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या करते हैं भाई, सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं, करेक्ट। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ओके, नाउ लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखने देते सम एग्जांपल्स, है ना। तो अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, इनमें क्या होता है, थोड़ा सा पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है ना। बट अभी से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी पहचानने में। हमेशा याद रखो, जब भी कोई रेसिस्टिव फोर्स है ना, इसमें जो इसका जो एग्जांपल होगा, एनी रेसिस्टिव फोर्स, एनी रेसिस्टिव फोर्स। रेसिस्टिव फोर्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हो गया आपका फ्रिक्शन हो गया, हाँ जी, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, या आपका एयर रेसिस्टेंस हो गया, एयर रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस एफ एयर रेसिस्टेंस हो गया, विस्कोसिटी हो गया, है ना। विस्कोसिटी मतलब होता है कि जो पानी के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो हमारे सिलेबस में तो जहां भी आपको फ्रिक्शन दिख जाए उसका मतलब क्या हो गया भाई, ये सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो लग रहा है। क्या लग रहा है भाई, यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी तो कंजर्व नहीं हो पाई, है ना। तो जहां भी फ्रिक्शन आ जाए तो समझ लो आप क्या हो गया भाई, कि वहां पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, मतलब कुछ तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। Whereas कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल में आप देख लीजिए ध्यान से, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल में जितने भी फोर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे हो गया आपको ग्रेविटी हो गया, है ना, ग्रेविटी हो गया आपके पास, स्प्रिंग फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, वो सारे फोर्सेस क्या होंगे आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस, करेक्ट, इंक्लूडिंग टेंशन वगैरह जो भी है सारे यहाँ के कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, ठीक है, जस्ट इसका मैं डेरिवेशन करा देता हूँ, खुद करके थोड़ा डिस्कशन। देखिए ध्यान से, सो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया आपका, कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो गए। हाँ चलिए, तो नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये बोलता है कि अगर कोई सिस्टम है ना, अगर कोई भी क्या है भाई आपके पास सिस्टम है, और उस सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है ना, वो सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो क्या होता है भाई, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहती है भाई, कंजर्व रहती है, उसमें कुछ भी उसको घाटा नहीं होता, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो हम क्या प्रूफ करने वाले हैं, फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं, K initial is equal to, sorry,
K initial plus U initial is equal to K final plus U final. K is kinetic energy and U is the potential energy. Potential energy के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से. So this U is called potential energy and K is called kinetic energy. तो किसी बॉडी में देखिए उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यही दो क्या होती है इनकी टोटल एनर्जी होती है. सो नाउ अब देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. तो क्या कहता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी. टोटल मैंने क्या यहाँ पे लिखे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम remains conserved. Total mechanical energy of the system remains conserved if work done by any non-conservative forces zero. अगर किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या रहे, जीरो रहे, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी. तो इसमें करना क्या है भाई, आपको ये देखना है कि मान लीजिए सिस्टम में ये ऊपर से नीचे आ रहा है. तो अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अगर मान लीजिए कि रास्ते पर फ्रिक्शन क्या है भाई, जीरो है, तो क्या हो रहा होगा, इसकी एनर्जी जितनी यहाँ पे थी उतनी ही एनर्जी इसकी इस पॉइंट पे भी रहेगी. करेक्ट. कहने की बात ये है, जिस जो एनर्जी इसकी पॉइंट इस पॉइंट पे है उतनी एनर्जी इसकी इस पॉइंट पे भी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा. करेक्ट. तो चलिए इसका हम क्या देख लेते हैं भाई, प्रूफ देख लेते हैं. तो चलिए देखते हैं. अच्छा आप बताओ, ये यू पोटेंशियल एनर्जी तो सब लोग जानते हैं ना भाई. पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सब लोग जानते हैं, नहीं जानते? यू मतलब क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी होता है. उसको देख के कोई बच्चा डर तो नहीं रहा है? फिर यू कहां से आएगा, सभी लोग, एवरीबॉडी. ओके चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू जीरो. नाउ देखिए ध्यान से, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है. कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दुनिया के जितने भी फोर्सेस हो सबका वर्क डन क्या होता है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. है ना. क्या कहता है भाई वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ये कहता है कि कोई सा भी वर्क हो, कुछ भी कर लो, होगा तो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. है ना. तो वर्क एनर्जी थ्योरम में ये नहीं है कि भाई नॉन कंजर्वेटिव है कंजर्वेटिव है, किसी से भेदभाव नहीं कर रहा. ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि जितने भी फोर्सेस हैं सबका वर्क डन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा. तो चलो भाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव. तो पूरे फोर्सेस को अगर हम मिला के देखें तो कितने टाइप के होते हैं भाई, दो ही टाइप के होते हैं, तो कंजर्वेटिव है तो नॉन कंजर्वेटिव. तो जहां पे वर्क डन बाय ऑल आया तो वहां पे लिख दिया मैंने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय. ओके. सो अभी यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा टी. करेक्ट. नाउ आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आप जस्ट याद रख लेना, है ना. छोटा सा पॉइंट आप जस्ट एक याद रखो, इसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में. छोटा सा पॉइंट आप याद रख लीजिए. क्या याद रखना है, तो देखिए हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा, तो उसके बारे में हमने डिटेल 1 2 3 4 5 ये सारे हमने पॉइंट्स पढ़े, है ना. कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, बट मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन देखते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चलिए भाई इस लाइन को, पेन को भी आप रख दीजिए. चलिए इस लाइन को आप रिपीट कीजिए सभी लोग, रिपीट कीजिए. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, रिपीट करेंगे सभी लोग, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चलिए सर रिपीट कीजिए भाई एक बार, सभी लोग अपने आप रिपीट करेंगे. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इस बात को भी हम प्रूफ करेंगे, इस बात को भी हम प्रूफ करेंगे अगली क्लास में. ओके. सभी लोग रिपीट करिए इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ओके. ये ऐसा होता है, ये ऐसा, इस बात को हम प्रूफ करेंगे आगे वाली क्लास में. सो नाउ अभी देखिए, अभी भी एग्जांपल देके प्रूफ करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत छोटी सी चीज है. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ओके. इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के.
करेक्ट, ऐसा हो गया। नाउ अभी आप देखिए ध्यान से, इसको मैं इधर की तरफ लेके आ जाता हूँ, इसको डेल्टा यू की उधर की तरफ लेके आ जाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू हो जाएगा आपके पास डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। ओके, इसको मैं इधर लेके आ गया। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, नॉन कंजर्वेटिव, अभी देखिए ये जो रो होता है आपके पास जो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, ये क्या होता है भाई, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, है ना। अभी यहाँ पे क्या लग रखा है भाई, दोनों की तरफ डेल्टा का साइन लग रखा है ना। सो स्टेटमेंट क्या कहता है भाई, ये स्टेटमेंट ये कहता है कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व्ड इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर वर्क डन हो जाए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या हो जाए भाई, 0 हो जाए, तो मैकेनिकल एनर्जी रहती है कंजर्व। करेक्ट। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 0। करेक्ट, 0 कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे, या आपके पास आ गया भाई डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू आ गया आपके पास 0। चलिए डेल्टा के को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, के फाइनल माइनस के इनिशियल लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं भाई, प्लस डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं हम यू फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 0। करेक्ट। सो नाउ और आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू, के इनिशियल को इधर भेज दे, यू इनिशियल को इधर भेज दे, तो ये क्या आएगा, ओके। फिर से इसको ऐसा लिख लो भाई, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। करेक्ट। तो और नीचे यहाँ पे आप फिर से इसको लिख सकते हैं, टोटल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो दोनों ही क्या है भाई, दोनों के दोनों बराबर है। यस, तो इस फॉर्मूले को हम अभी यूज करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है दोनों फॉर्मूले को यूज करके। एक बार आप जस्ट सीख गए उसके बाद तो बस मजा ही मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यस, एनी डाउट? हाँ बताइए, कुछ डाउट यहाँ पे? एवरीवन, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो इस पे क्या करते हैं, हम एक सवाल कर लेते हैं, छोटा सा एक सवाल कर लेते हैं, छोटा सा सवाल करके हम इसको देख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। चलो आप लोग मुझे ये बताओ, यहाँ पे 9th-10th क्लास में आप सबने ये सीख रखा है ना कि सपोज यहाँ पे दिस इज ग्राउंड सरफेस और यहाँ पे मास m है ना, मास m है यहाँ पे, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम h हाइट ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, mgh हो जाती है, कितने की भाई, प्लस mgh, है ना। और अगर मान लो क्या करो भाई, आप इसको ऐसे नीचे लेके जाओ तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, इसकी एनर्जी हो जाती है माइनस ऑफ mgh। क्या ये बात सब लोग जानते हैं? यस एवरीवन, ऊपर ले जाए तो प्लस mgh और नीचे ले जाए तो माइनस mgh। हाँ जी, सब लोग जानते हैं, सबको पता है ये? एवरीवन, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला को नहीं पता? सब लोग एवरीवन, चलो कोई बात नहीं, बता देंगे फिर से। फॉर्मूला बताया ना, mgh होता है प्लस mgh। सभी लोग एवरीवन गिव अ रिस्पांस फास्ट। बाकी बच्चे पता ही नहीं पता है?
सीबीएसई के बच्चों को पता रहेगा। हाँ, ओके, चलिए एक छोटा सवाल करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं पेपर की तरफ, अपने पेपर की तरफ। सुनाओ, अभी देखिए ध्यान से। सपोज ये वाला सवाल करते हैं जिसको हमने वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से किया था। यहाँ पे एक बात है ऐसा, इसकी हाइट है अभी यहाँ पे h, यहाँ पे इस पार्टिकल को u इज इक्वल टू 0 पे, 0 से क्या किया गया, रिलीज किया गया। ओके, जब ये पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंच जाए, है ना, तो इसकी स्पीड क्या होगी, है ना। इसको सॉल्व करना है हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। करेक्ट। तो सबसे पहले बात, जब भी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे क्या देखते हैं कि इफ एयर एनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है क्या, दूरबीन से देखेंगे, चश्मे को लगा के देखेंगे हम तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है क्या। तो नॉन कंजर्वेटिव का फोर्स का मतलब क्या होता है, क्या कोई फ्रिक्शन है, क्या कोई ये रेसिस्टेंस वाला फोर्स है, रेसिस्टेंट टाइप का, तो फ्रिक्शन तो नहीं। करेक्ट। तो यानी कि क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे अप्लाई होगा। सबसे पहली बात ये चेक करेंगे क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। नहीं है तो ये अप्लाई करेंगे। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आ रहा है तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, वहां पे कोशिश करेंगे कि हम वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करें, है ना, उससे अपना काम हो जाएगा, है ना। तो ऐसा तो अभी मोस्टली लाइकली आपके सिलेबस में ऐसा आएगा नहीं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दे दिया। तो चलिए इस केस में भी यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कि सेंटर ऑफ ये अप्लाई होगा। ओके, नाउ दूसरा देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ओके, है ना, ये लिख सकते हैं। सो नाउ अभी यहाँ पे देखिए इनिशियल इनिशियल पोजीशन अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे u कितना है भाई, 0 है, तो के इनिशियल कितना हो गया आपका 0, हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे v की वैल्यू है 0, तो के इनिशियल कितना हो गया भाई, प्लस u इनिशियल देखिए ध्यान से देखिए। तो ये मान लीजिए अभी यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट ऊपर है, तो इसकी जो इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हो जाएगा आपके पास mgh। करेक्ट। तो इनिशियल पोटेंशियल कितनी हो गई आपके पास, mgh हो गई। ओके, इक्वल टू के फाइनल देखिए ध्यान से, यहाँ पे के फाइनल क्या है भाई, यहाँ पे तो मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे आता है, इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, प्लस यू फाइनल अभी देखिए ग्राउंड पे फिर से आ गया, तो ग्राउंड पे जब आ गया तो पोटेंशियल तो क्या हो गई, यहाँ पे हो जाती है 0। अभी ग्राउंड पे आ गया तो h की वैल्यू कितनी होगी, h की वैल्यू तो होगी 0, कुछ भी हाइट नहीं है। कभी कुछ भी हाइट नहीं है तो क्या हो गया, कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पे यू फाइनल भी क्या हो गया आपके पास 0। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एम से एम को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, फिर इसको सॉल्व किया, जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, यहाँ से सॉल्व कर दिया तो वी कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट 2gh का था। करेक्ट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी हमने अप्लाई किया था, तो हमारा आंसर इतना आया था। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी अप्लाई किया, तो भी हमारा आंसर। यस, एनी डाउट्स। करेक्ट। इसके हम और काफी सारे सवाल करेंगे और उसमें देखेंगे कि आंसर, सॉरी, कैसे क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, इससे पहले थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी में भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी वैसे सबको आइडिया होता ही है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, थोड़ा सा सिखा देंगे कल की क्लास। ओके, चलिए पेपर डिस्कस करना है, पेपर डिस्कस करते हैं, आ जाइए। पेपर डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, गिव मी अ सेकंड।
चलो भाई, जो बच गया कल कर लेंगे, उसको क्या है। देखिए भाई, सभी लोग यहाँ पे आंसर नोट कर लीजिए। दिख रहा है पेपर आपको? पेपर देख पा रहे हैं आप सभी लोग? चलिए आंसर नोट कीजिए। पहले का आंसर डी, फर्स्ट का आंसर डी, डी फॉर दिल्ली। सेकंड का आंसर है ए, सेकंड का आंसर ये फॉर एप्पल। थर्ड का आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे। फोर्थ का आंसर है सी, सी का सी फॉर चेन्नई। फोर्थ का आंसर सी। फिफ्थ का आंसर है सी, फिफ्थ का आंसर सी। सिक्स का आंसर है डी, दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। सिक्स का आंसर है डी। सेवेंथ का आंसर है ए, एट का आंसर सी। एट का आंसर सी। नाइन्थ का आंसर सी। नाइन्थ का आंसर सी। टेंथ का आंसर ए। टेंथ का आंसर ए। 11th का आंसर सी। जो भी डाउट है सब कर देंगे शिवम। चलिए कहाँ पे थे भाई? 11th पे थे। 11th का आंसर सी, 12th का आंसर डी, 12th का आंसर डी, 13th का आंसर, 13th का आंसर बी, 13th का आंसर है बी, 14th का आंसर है डी, 14th का आंसर है डी, 15th का आंसर ऑल्सो डी। ओके, सारे आंसर्स लिख लिए। अभी आपको पता चल गया होगा आपने क्या सही किया क्या गलत किया। ओके, ओके चलिए आप बताइए किसमें डाउट है। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में किसमें डाउट है? ओके, फिर पहले क्यों नहीं बताया भाई? आपको आंसर बताया। चलिए कोई और डाउट आ गया। 12, 13, 14 और 15। ओके, 12, 13, 14, 15 कितनों को डाउट है भाई 12, 13, 14, 15 में? रेज योर हैंड्स। 12, 13, 14, 15 में। अस्तु। 11, 12, 13, 14, 15। हे भगवान, अरे इतना प्रैक्टिस कराया आपको। 2, 3, 7, 12 ठीक है। 12 से लेकर 15 तक कर लेते हैं यहाँ पे ना, इंक्लूसिव सबको डाउट है। देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे, ब्लॉक ऑफ मास 3 kg is under a force which is caused by a displacement given by s is equal to p square by 3, है ना। फाइंड वर्क डन by the force in first 2 seconds। तो ध्यान से देखिए भाई सभी लोग, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या सवाल दे रखा है भाई, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, ऐसे दे रखा है s is equals to p square by 3, है ना। मास तो कुछ दे रखा है, मास कितना दे रखा है, m is equals to, मास दे रखा है आपके पास 3 kg, है ना। तो 3 kg मास दे रखा है, अभी क्या करना है भाई, आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है, m is equal to 3 kg। कहां से कहां तक वर्क डन निकालना है, तो आपको वर्क डन निकालना है इन फर्स्ट 2 सेकंड, 0 से लेके 2 सेकंड। नाउ ऐसा सेम सवाल आपको हमने क्लास नोट्स में करा रखा है। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है भाई, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा टी। नाउ ये s है, तो इससे क्या निकाल लेना है आपको, v निकाल लेना है, वेलोसिटी एट 0 सेकंड निकाल लेना है, या फिर वेलोसिटी एट 2 सेकंड निकाल लेना है। ये 2 सेकंड वाली वेलोसिटी कितनी कैसी होगी, फाइनल, और ये होगा आपका इनिशियल। तो चलिए v निकालना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ds बाई dt करेंगे, है ना। क्या करेंगे भाई यहाँ पे हम ds बाई dt। तो अभी देखिए ध्यान ध्यान से, ये क्या है भाई आपके पास, ये ऐसा है 1/3 इंटू टी स्क्वायर लिखा है, करेक्ट। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये आपके पास आ जाएगा 2/3 इंटू टी, है ना। तो वेलोसिटी का फंक्शन कैसा आ गया आपके पास, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा आ गया, ये आ गया आपके पास 2t/3। अभी देखिए आपको कुछ लोग ये डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए ध्यान से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं यहाँ से। तो सिर्फ आपके पास यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 2t, करेक्ट। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पर टी स्क्वायर के बाजू में क्या है, 1 है। सिंपली अगर मैं ऐसा लिखूं 2t स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा आपके पास 4t। तो अभी यहाँ पे क्या है आपके पास यहाँ पे 1/3 इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। तो अभी ये पावर इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 1/3 इंटू टी, करेक्ट। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का फंक्शन। नाउ चलिए अभी आप क्या करेंगे, इसको आप इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 पे, वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे निकालो तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो गया। वेलोसिटी आप निकाल लीजिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो अभी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2/3। तो वेलोसिटी आ गई आपके पास कितनी भाई, 4/3। नाउ अभी क्या चाहिए आपको, वर्क डन पूछा है, तो फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन बाय ऑल, इतने भी फोर्स होने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आगे वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये हो गया आपका हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, है ना। मतलब हाफ m की वैल्यू हो गई 3 और v स्क्वायर आ गया आपके पास 4/3 इंटू 4/3। इनिशियल तो क्या है 0 है ना। तो ये 3 से 3 क्या हो गया, कट। ये हो गया 2 2 जा 4, ये आ गया आपके पास 8/3, ये 2.6 जूल्स। ये यही आंसर है, 2.6 जूल। आंसर इज डी, डी फॉर दिल्ली, 2.6 जूल्स। ओके। हाँ भाई, कितने लोग कर पाए इस सवाल को, कितने बच्चे कर पाए। ऋषभ कुमार ने कर लिया, 2 3 बच्चों ने कर लिया, समीर ने कर लिया। तो बाकी लोग जिनसे नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज घर पे जाके अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज नहीं किया, है ना। देखो कुछ भी एग्जाम हो जाए, कैसा भी एग्जाम हो जाए, अपने क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके जाओ, है ना। थोड़े बहुत सवाल और कर लो तो बेसिक से सवाल हो जाएंगे। तभी इन सवालों को बहुत इजी है, इनको इजी कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे दे रखा है, डिफरेंशिएट करके ये निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए 12 हो गया। सवाल नंबर 12 के बाद आपसे 13 पूछा है, 12 13 14 15 लगातार पूछा है ना। 12 के बाद चलते सवाल नंबर 13 पे। तो सवाल नंबर 13 आपके सामने क्या रखा है, हाँ, f is equal to 2x, then find work done in process from x1 से लेके x2 तक, है ना। एक बार मैं आपको दिखा दूं सवाल। देखिए ध्यान से सभी लोग, ये है सवाल आपके सामने, ये वाला।
A particle moves along the x-axis from x is equal to 1 to x1 to x is equal to x2. Under the influence of force F equal to 2x, find the work done in the process F is equal to 2x. कर लेते सॉल्व इसको भी। ये कितने लोगों से हो गया? कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया सवाल नंबर 13? चलो भाई सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। ये हो गया, सबसे हो गया ना। तो एक बार और तो ये होता क्या होता है भाई, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएस। एफ क्या है भाई, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 2x है और dx की वैल्यू ds को dx ले लेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से भाई, x1 से लेके x2 तक। सॉल्व कर लो भाई इसको। तो ये कितना आ गया, 2 बाहर आ गया, ये x1 से लेके आ गया आपके पास x2, ये हो गया आपके पास x स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 बाहर निकाल के काट दिया और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट डाल देंगे, आ जाएगा भाई x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। आंसर खत्म। ओके ठीक है, 13 हो गया। सवाल नंबर 14 14। सवाल नंबर 14 कर लेते हैं एक बार और, या फिर रहने दो? हाँ, कल करेंगे बाकी का। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी का हम कल करेंगे।